बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 मार्च 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि ईद के बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लाया जा सकता है। जैसे सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार, एनडीए घटक दल जेडीयू और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल पर ईद तक वक्फ संशोधन विधेयक नहीं लाएगी। ईद बाद इसको लाया जा सकता है। नीतीश कुमार को इस बिल का असर इस अक्टूबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ने का डर है। आपको बता दूं कि वैसे जेडीयू वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में है और नीतीश कुमार द्वारा दिए गए सभी सुझाव को संशोधित बिल में जगह भी दी गई है। हालांकि केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल में देरी के पीछे पार्लियामेंट में अन्य विधायिक कामों का हवाला दे रही है। आपको बता दूं कि बिहार में बुधवार को वक्फ विधेयक के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पटना में महाधरना का आयोजन किया था, जब विधानसभा से लेकर के सड़कों तक पर प्रदर्शन हुए, जब विभिन्न राजनीतिक दलों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस विरोध का समर्थन किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद में पेश वक्फ विधेयक को वापस लेने की मांग की और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे धर्मनिरपेक्ष नेताओं से विवादास्पद विधेयक के लिए उनके समर्थन पर पूर्ण विचार करने का अनुरोध किया था। दोस्तों ईद के मौके पर बिहार बीजेपी नेताओं ने मुस्लिम समाज के लोगों के बीच सौगात ए मोदी किट का वितरण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम महिला ये किट लेने के लिए समारोह स्थल पर पहुंची थी, लेकिन किट में अच्छा तोहफा न होने की वजह से नाराज हो गई और फिर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। इतना ही नहीं, महिला ने तो पीएम मोदी के फोटो को भी फाड़ दिया। जब महिला का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक मुस्लिम महिला दावा कर रही है कि उसे सौगात मोदी का किट नहीं मिला है, जब वह सुबह 10 बजे से लाइन में खड़ी थी। हालांकि वो ये भी दावा कर रही है कि जिन्हें किट मिला है उन्हें 100 ग्राम चीनी और सेवई के अलावा कुछ नहीं है। जब महिला इस कदर नाराज है कि उसने पीएम मोदी का फोटो को ही फाड़ डाला। वहीं पर यह भी जानकारी सामने आ रही है कि जिस जगह पर सौगात मोदी का वितरण हो रहा था वहां पर कुछ लोगों ने किट ना मिलने से तोड़फोड़ किया है। दोस्तों देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं, जब वे 29-30 मार्च को बिहार के दौरे पर रहेंगे। जब इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जब आपको बता दें कि गोपालगंज में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर के भाजपा के स्तर पर तैयारियां जारी है। प्रशासन अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है। जब बिहार प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारी को विशेष तौर पर ड्यूटी पर लगाई गई है। जब सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासन सेवा के 8 अधिकारियों को गोपालगंज में ड्यूटी लगाया गया है। जब पत्र में कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह का गोपालगंज दौरा है, जब विधि व्यवस्था संधारण को लेकर के इनकी तैनाती की जा रही है। ये सभी अधिकारी गोपालगंज समाहरणालय में 29-30 मार्च को प्रतिनियुक्त होंगे। जिन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, दोस्तों बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नीरज कुमार सिंह के बयान के बाद बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। नीरज कुमार ने कहा है कि सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। ये काफ़ी दुखद है। नमाज पढ़ने के लिए उनके पास मस्जिदें हैं, मदरसे हैं। कहीं जगह ना मिले तो फिर बड़े बड़े कब्रिस्तान हैं, वहाँ भी जाकर के नमाज पढ़ सकते हैं। वक्फ कानून आप जानते हैं, जहाँ 4 दिन नमाज पढ़ लेंगे वहाँ कहेंगे कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। ये नियम गलत है, तरीका गलत है। जब बीजेपी नेता नीरज कुमार सिंह ने कहा है कि मेरा मानना है कि बिहार में सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री देखेंगे, विचार करेंगे, जनता आवाज़ उठा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में अपना मॉडल है, यहाँ सुशासन है, यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार है, यहाँ किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों को कटमुल्ला कहा था। जहां उनके इस बयान पर सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जीतन राम मांझी ने लिखा है कि मैंने ओवैसी गैंग को कटमुल्ला कहा तो फिर कुछ लोग मुझे ट्रोल करने लगे। जब वैसे लोगों को मैं स्पष्ट कर दूं कि जीतन राम मांझी उनके रहमो करम पर सांसद या फिर मंत्री नहीं बना, बल्कि गया जी के जनता माली के दम पर बना है। और गया जी के जनता माली को पता है कि उनका सांसद हर दिन गया जी के विकास के लिए काम कर रहा है। जब वैसे मैं कटमुल्ला गैंग को बता देना चाहता हूं कि जीतन राम मांझी का रोम रोम सेकुलर है। जब मुझे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम भाई बहनों, अभिभावकों की मैं हमेशा इज्जत करता हूं, पर जो लोग इस्लाम के नाम पर
कौम को बदनाम करेंगे उन्हें मैं कठमुल्ला ही बोलूँगा। जय इस्लाम और मुसलमान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। जहाँ ये कहना है जितन राम मांझी का। उन्होंने कहा कि इस्लाम और मुसलमान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। दोस्तों, बिहार सरकार की हर घर नल जल योजना के जरिए मिलने वाले शुद्ध पेयजल की गुणवत्ता की जांच कराने के लिए बिहार में 115 जल जांच प्रयोगशालाएं हैं। इनमें पानी की हर तरह की गुणवत्ता की जांच कराई जा सकती है। इनमें 15 जिला स्तरीय जल जांच प्रयोगशालाओं को नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज यानी कि NBL को सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। बिहार के जिन 15 जिलों की जल जांच प्रयोगशाला को NLBL सर्टिफिकेट मिला है, इनमें भागलपुर, आरा, सासाराम, बांका, गया, सहरसा, छपरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, बिहार शरीफ, पूर्णिया, पटना, बेगूसराय, शेखपुरा और अररिया जिला की जल जांच प्रयोगशालाओं को NABL का प्रमाण पत्र मिला है। वहीं पर बक्सर, जहानाबाद और अरवल जिले को प्रयोगशालाओं का मूल्यांकन जारी है, जबकि बाकी प्रयोगशालाओं को प्रमाणित करने की भी प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में पूर्णिया में त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना की मांग रखी है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार से हो रही पलायन, सहकारिता संस्थाओं में भ्रष्टाचार और फिर कृषि क्षेत्र की उपेक्षा जैसे मुद्दों को भी उठाया है। जब पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार शिक्षा और फिर सहकारिता आंदोलन का जन्म स्थल रहा है। गांधी जी, विनोबा भावे और फिर सहजानंद सरस्वती जैसे महान लोगों ने यहाँ से आंदोलन शुरू किए थे। ऐसे में पूर्णिया और फिर पटना में त्रिभुवन विश्वविद्यालय की स्थापना से क्षेत्र के छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। वहीं पर उन्होंने बताया है कि बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन होता है। जहाँ IIT, IIM, IAS और फिर IRS जैसे क्षेत्रों में बिहार के लोगों की भागीदारी सबसे अधिक है, लेकिन बिहार में रोजगार के अवसर नहीं है। पंजाब और फिर देश के अन्य हिस्सों में बिहार के मजदूरों के साथ भेदभाव हो रहा है। पप्पू यादव ने सहकारिता संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये संस्थाएं अब लूट के अड्डे बन गई। उन्होंने कहा है कि कोसी सीमांचल और मिथिला क्षेत्र में दूध, मछली, मक्का और फिर मखाने का सबसे अधिक उत्पादन होता है, लेकिन सरकार ने इन क्षेत्रों के विकास पर ध्यान नहीं दिया है। दोस्तों, देश भर में बीते दिनों से मौसम में कई बदलाव देखने को मिले हैं, जहाँ कई राज्यों में बारिश का सिलसिला थम सा गया है। इसी कड़ी में बिहार का मौसम में लगातार बदल रहा है। बिहार में पिछले कई दिनों से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में बिहार का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पटना मौसम ने आने वाले 2 दिनों के लिए अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के लिए अपडेट जारी कर दिया है। दरअसल बिहार में बारिश रुकने के बाद से रोज 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जब मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 27 और फिर 28 मार्च को औरंगाबाद, पटना, रोहतास, नवादा, अरवल, जहानाबाद, भोजपुर, सिवान, सारण, नालंदा, कैमूर, बक्सर और फिर बांका जिले में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आज कई जिलों में तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं पर ज्यादातर क्षेत्रों में अगले 3 दिनों में शुष्क मौसम के साथ अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। दोस्तों, दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर के एनडीए की बैठक हुई है। इसके बाद बीजेपी कोटे के मंत्री प्रेम कुमार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा है। जब पार्टी का जो निर्णय हुआ है उसके साथ हम लोग हैं। दिल्ली में बुधवार को जो फैसला हुआ है उसके मुताबिक नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे। यह स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार को चेहरा बनाया गया तो फिर वहीं पर सीएम कैंडिडेट है। जब मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि एनडीए में सीएम कैंडिडेट को लेकर के कहीं कोई असमंजस नहीं है। महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरा पर सहमति नहीं है। यह कांग्रेस तेजस्वी यादव के नाम पर तैयार नहीं है। तो वहीं पर मंत्री प्रेम कुमार के दावे पर आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा है कि नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट बीजेपी ने एनडीए का मान लिया तो फिर इसका मतलब है कि बीजेपी के पास अपना कोई भी चेहरा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को बीजेपी चुनाव जीतने पर सीएम नहीं बनाएगी। जो शिंदे के साथ महाराष्ट्र में हुआ है वही नीतीश कुमार के साथ बीजेपी करेंगी। दोस्तों, बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इस बार का सबसे गर्म मुद्दा है वक्फ संशोधन बिल, जिसको लेकर के सत्ताधारी एनडीए और फिर विपक्षी महागठबंधन को आमने सामने ला करके खड़ा कर दिया है। जहां पर बीजेपी इस बिल को मुस्लिम समुदाय के गरीबों के लिए गेम चेंजर बता रही है, वहीं पर आरजेडी इसे असंवैधानिक करार दे रही है। मगर इस सियासी जंग में सबसे रोचक मोड़ है एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और एलजेपी का सतर्क रुख।
जो अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को खोने से बचने की जुगत में है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जो बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अपने मजबूत पैठ के लिए जाने जाते हैं, इस मुद्दे पर फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं। जब दोनों नेता हर साल इफ्तार पार्टी के जरिए मुस्लिम वोटरों से जुड़ते रहे हैं, मगर इस बार वक्फ बिल के विरोध में उतरे संगठनों ने उनकी राह में कांटे बिछा दिए हैं। चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलूंगा, जिन्होंने मुस्लिम हितों के लिए अपने करियर को दांव पर लगा दिया था। क्या ये उनका नया सियासी पासा है, ये भी सवाल है। दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहीं पर पहली बार भाजपा की ओर से मुसलमानों के लिए सौगात मोदी के तहत एक किट बांटा जा रहा है। अब इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर भाजपा को उद्धव ठाकरे ने आड़े हाथों लिया है। सौगात मोदी को बिहार में विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने की पहल बताते हुए ठाकरे ने इसे बीजेपी का छलावा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले चुनाव में जब मुसलमानों ने बड़े स्तर पर हमारे उम्मीदवारों को वोट दिया तो फिर भाजपा इसे सत्ता जिहाद कहती थी। अब खुद सत्ता के लिए बिहार में चुनाव है तो फिर भाजपा मुसलमान याद आ रहा है। वहीं पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि क्या सौगात सत्ता सिर्फ बिहार या और यूपी के लिए हैं या फिर उसके बाद भी जारी रहेगा। भाजपा को खुलेआम घोषणा करनी चाहिए कि उन्होंने हिंदुत्व को त्याग दिया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंत्रियों को लेकर के गुरुवार को भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि यहां पर मंत्री तो तोते की तरह थर है। जहाँ मंत्रियों को नौकरशाह जो पढ़ाते हैं वही तोता की तरह सदन में जाकर के मंत्री पढ़ देते हैं। इसी कारण मंत्रियों की गरिमा कम हुई है। दरअसल बिहार विधान परिषद में कई सवालों के जवाब को लेकर के मंत्रियों और फिर एमएलसी के बीच तीखी नोक-झोंक देखी गई। यहाँ तक कि मंत्रियों के जवाब से असंतुष्ट होने वाले सदस्यों में न सिर्फ विपक्ष के सदस्य बल्कि सत्ता पक्ष के एमएलसी भी शामिल रहे। इसी को लेकर के नवल किशोर यादव ने अपनी ही सरकार के मंत्रियों को तोते की तरह बोलने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि सदन में जो पूरक सवाल पूछे जाते हैं, कई मंत्री उसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं। मंत्रियों को सीखना चाहिए कि सप्लीमेंट्री क्या होता है या प्रश्न क्या होता है, जवाब क्या देना होता है। उन्होंने कहा है कि कई मंत्री ऐसे हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। इसी कारण मंत्रियों की गरिमा भी कम हो रही है। इनमें 15 जिला स्तरीय जल जांच प्रयोगशालाओं को नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज यानी कि NBL को सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। बिहार के जिन 15 जिलों की जल जांच प्रयोगशाला को NLBL सर्टिफिकेट मिला है, इनमें भागलपुर, आरा, सासाराम, बांका, गया, सहरसा, छपरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, बिहार शरीफ, पूर्णिया, पटना, बेगूसराय, शेखपुरा और अररिया जिला की जल जांच प्रयोगशालाओं को NABL का प्रमाण पत्र मिला है। वहीं पर बक्सर, जहानाबाद और अरवल जिले को प्रयोगशालाओं का मूल्यांकन जारी है, जबकि बाकी प्रयोगशालाओं को प्रमाणित करने की भी प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में पूर्णिया में त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना की मांग रखी है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार से हो रही पलायन, सहकारिता संस्थाओं में भ्रष्टाचार और फिर कृषि क्षेत्र की उपेक्षा जैसे मुद्दों को भी उठाया है। जब पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार शिक्षा और फिर सहकारिता आंदोलन का जन्म स्थल रहा है। गांधी जी, विनोबा भावे और फिर सहजानंद सरस्वती जैसे महान लोगों ने यहाँ से आंदोलन शुरू किए थे। ऐसे में पूर्णिया और फिर पटना में त्रिभुवन विश्वविद्यालय की स्थापना से क्षेत्र के छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। वहीं पर उन्होंने बताया है कि बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन होता है। जहाँ IIT, IIM, IAS और फिर IRS जैसे क्षेत्रों में बिहार के लोगों की भागीदारी सबसे अधिक है, लेकिन बिहार में रोजगार के अवसर नहीं है। पंजाब और फिर देश के अन्य हिस्सों में बिहार के मजदूरों के साथ भेदभाव हो रहा है। पप्पू यादव ने सहकारिता संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये संस्थाएं अब लूट के अड्डे बन गई है। उन्होंने कहा कि कोसी सीमांचल और मिथिला क्षेत्र में दूध, मछली, मक्का और फिर मखाने का सबसे अधिक उत्पादन होता है, लेकिन सरकार ने इन क्षेत्रों के विकास पर ध्यान नहीं दिया है। दोस्तों, देश भर में बीते दिनों से मौसम में कई बदलाव देखने को मिले हैं, जहाँ कई राज्यों में बारिश का सिलसिला थम सा गया है। इसी कड़ी में बिहार का मौसम में लगातार बदल रहा है। बिहार में पिछले कई दिनों से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में बिहार का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पटना मौसम ने आने वाले 2 दिनों के लिए अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के लिए अपडेट जारी कर दिया है। दरअसल बिहार में बारिश रुकने के बाद से रोज 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जब मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक
मुताबिक 27 और फिर 28 मार्च को औरंगाबाद, पटना, रोहतास, नवादा, अरवल, जहानाबाद, भोजपुर, सिवान, सारण, नालंदा, कैमूर, बक्सर और फिर बांका जिले में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आज कई जिलों में तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं पर ज्यादातर क्षेत्रों में अगले 3 दिनों में शुष्क मौसम के साथ अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। दोस्तों, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पलायन रोको रोजगार दो के नारे के साथ बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। जब बीते मंगलवार की देर रात वे सहरसा के बनगांव पहुंचे। बनगांव स्थित दुर्गा मंदिर के प्रांगण में उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कन्हैया कुमार का पारंपरिक पगड़ी, चादर और फिर माला पहना करके स्वागत किया। गाँव के कुछ युवकों को जब इसकी जानकारी मिली तो अगले दिन यानी कि बुधवार को उन्होंने न सिर्फ भाषण स्थल बल्कि मंदिर प्रांगण को भी गंगा जल से धोया। आपको बता दें कि चुनावी साल है, ऐसे में सहरसा से सामने आई ये तस्वीर बिहार में सियासी घमासान मचा सकती है। नगर पंचायत बनगांव वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अमित चौधरी के नेतृत्व में कई सारे युवा मंदिर प्रांगण को गंगा जल से धोया है। इस युवकों का कहना था कि कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का आरोप लगा है, जो ये देश और धार्मिक मुद्दों पर विवादित बयान देते रहते हैं। वहीं पर कन्हैया कुमार ने लोगों से कहा है कि चंपारण से सहरसा पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा है कि पलायन रोको रोजगार दो यात्रा लोगों की आवाज बनने में कुछ हद तक सफल रही है। यहाँ पर उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में कोसी के 90% इलाकों में मखाना की खेती होती है, जब मखाना को विश्व स्तर पर पहचान मिली है। दोस्तों, नदियों को गाद मुक्त बनाने की दिशा में बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। जब सरकार नदियों की उड़ाही करने वालों को मुफ्त में गाद देगी। जब नदियों के गाद मुक्त होने से ये बाढ़ मुक्त भी हो जाएगी। इसको लेकर के सभी जिलों के डीएम को पत्र भी लिखा गया है। जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी ने बताया है कि जब तक गाद का व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमने चानन डैम से गाद हटाने की 878 करोड़ की योजना बनाई है। इसमें एजेंसी ने बताया है कि वे गाद भी साफ करेगी और फिर उसका व्यवसायिक के इस्तेमाल करके सरकार को 39 करोड़ की रॉयल्टी भी देगी। राज्य सरकार ने इसी तर्ज पर नदियों और फिर डैम से गाद हटाने के लिए सभी डीएम को पत्र लिखा है। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें एडीएम स्तर के अधिकारी चेयरमैन होंगे। दोस्तों, बिहार में 7 महीने के बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। रमजान का महीना होने की वजह से इन दिनों मुसलमानों को साधने की लगातार कवायद की जा रही है, तो फिर मुस्लिम संगठनों ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। रोजा इफ्तार के बहाने सियासी दल मुस्लिमों के बीच अपनी पैठ जमाना चाहते हैं, तो फिर मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन बिल का विरोध करके राजनीतिक दलों की थाह ले रहे हैं। इस तरह मुस्लिम वोटों को पाने की रेस में लालू प्रसाद यादव ने ऐसी दौड़ लगाई कि नीतीश कुमार को काफी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन प्रशांत किशोर अभी भी राह में रोड़ा बने हुए हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के मुस्लिम समुदाय नाराज है, जिसे लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक हंगामा मचा हुआ है। मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और उन्हें कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और फिर एलजेपी पर दबाव बनाने के लिए मुस्लिम संगठनों ने उनकी रोजा इफ्तार पार्टी का बाइकआउट और फिर लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी में शिरकत करके अपनी सियासी मंसूबे से वाकिफ करा दिया है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने भी वक्फ बिल के विरोध में होने वाले प्रदर्शन में शिरकत करके साफ कर दिया है कि मुसलमानों से जुड़े हुए इस मुद्दे पर खुल करके खड़े हैं। इस तरह मुस्लिम वोटों के शाहमात के खेल में लालू प्रसाद यादव ने क्या नीतीश कुमार को अलग थलग कर दिया है, ये सवाल है। दरअसल बिहार में करीब 17.5% मुस्लिम आबादी है। जब बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर 20 से 40% या फिर इससे भी अधिक है। जब बिहार की 11 सीटें ऐसी है जहां पर 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है और 60 सीटों पर 30% से ज्यादा है। दोस्तों, बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने ईद के अवसर पर भाजपा द्वारा दी जाने वाली सौगात मोदी को लेकर के कहा है कि इसका मैसेज साफ है और स्पष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो सबका तो जो साथ है यही है। हम सबके साथ हैं, सभी धर्म के लोगों की खुशी में हम उनके साथ। वहीं पर मंगल पांडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ईद के अवसर पर अल्पसंख्यक परिवारों को प्रधानमंत्री अपनी सौगात भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो बार बार कहते हैं कि 140 करोड़ भारतवासी उनके परिवार के सदस्य हैं। जहां खुशी होती है प्रधानमंत्री मोदी शरीक होते हैं।
दोस्तों, बिहार के मुसलमानों पर चुनावी साल में सियासी पार्टियों के अचानक उमड़ रहे प्यार का मकसद सभी समझ रहे हैं। यह चुनावी साल में रमजान के इस महीने में बिहार में सियासी दावत इफ्तार की बार आई हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की है। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी इफ्तार की दावत दी। महागठबंधन में शामिल वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी उसी दिन मुजफ्फरपुर में इफ्तार की दावत दी, जिस दिन आरजेडी ने पटना में दावत इफ्तार का आयोजन किया। आरजेडी नेता और फिर दीवान के मरहूम सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब उनकी पार्टी में शामिल भी हुए। जहां अपनी पार्टी की ओर से आयोजित इफ्तार में शामिल होने के बजाय ओसामा ने भी सहनी की दावत में शामिल होना मुनासिब समझा। ये आरजेडी के लिए अलग पहली बनी हुई है। इतना ही नहीं, आरजेडी के इस प्रोग्राम से उसके नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और फिर वाम दलों ने भी दूर रहना पसंद किया है। इस पर किसी का स्पष्टीकरण भी नहीं आया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। इसे महागठबंधन में छिड़े संग्राम की ये सुलगती लो के रूप में कुछ लोग देख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसके बाद दिल्ली में बुलाई बिहार कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में ये साफ कर दिया है कि भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए बिहार में वे महागठबंधन का हिस्सा बनी रहेगी। इससे तत्कालिक तौर पर आरजेडी और फिर कांग्रेस के बीच अनबन की आशंका पर पटाक्षेप हो गया है। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कर्मियों और फिर रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि जब सांसदों का वेतन बढ़ सकता है तो फिर इन मेहनती कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने में देरी क्यों हो रही है। पप्पू यादव ने अपने संबोधन में इन कर्मचारियों की मेहनत और फिर समाज में उनके योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि ये लोग देश के स्वास्थ्य और फिर पोषण तंत्र की रीढ़ है, फिर भी उन्हें उचित सम्मान और फिर आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। उन्होंने सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की है ताकि इन कर्मियों की मानदेय में वृद्धि हो सके। पप्पू यादव ने अपने भाषण में केवल आशा और फिर आंगनबाड़ी कर्मियों तक ही बात को सीमित नहीं रखा, बल्कि वांछित तबकों के लिए भी आवाज़ उठाई है। उन्होंने समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए पेंशन और फिर छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की मांग की है ताकि इन लोगों को बेहतर जीवन स्तर और फिर शिक्षा के अवसर पर मिल सके। उनका कहना था कि सरकार को इन तबकों की उपेक्षा बंद करनी चाहिए और फिर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अपने क्षेत्र के समस्याओं को भी बार बार संसद में उठाया और इस बार भी उन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दे को प्राथमिकता दी है। दोस्तों, सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। ये अवसर खास करके उन युवाओं के लिए है जिनके पास कोई भी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। दरअसल बिहार होमगार्ड विभाग ने होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया है। इस पद के लिए 12वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार बिहार होमगार्ड के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे 27 मार्च 2025 से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान और फिर अन्य आवश्यक विवरण इस खबर में आपको बताएंगे। दरअसल बात यह है कि इस पद का नाम है होमगार्ड और इसमें करीब 15,000 पद भरे जाएंगे। आवेदन शुरू करने की तारीख 27 मार्च 2025 है, यानी कि 27 मार्च से शुरू हो चुकी है, यानी कि कल से ही शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2025 है। परीक्षा शुल्क के बारे में अगर बात की जाए तो ये परीक्षा शुल्क का भुगतान अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2025 ही है। परीक्षा तिथि शेड्यूल के अनुसार आपको बताया जाएगा। वहीं पर आवेदन शुल्क के बारे में बात की जाए तो सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 200, SC ST के लिए 100 और फिर सभी श्रेणी की महिला के लिए 100 रुपये हैं। यह परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर केवल ई चालान मोड के माध्यम से ऑफलाइन शुल्क भुगतान के माध्यम से करना होगा। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी बजट सत्र में जमकर के सियासी तकरार देखने को मिली। बजट सत्र के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार के साथ फोटो सेशन के दौरान फिर से खेल हो गया। बजट सत्र के आखिरी दिन बिहार विधान परिषद में कल फोटो सेशन का आयोजन किया गया था। इस फोटो सेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ सभी बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन इस फोटो सेशन में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें नीतीश कुमार हाथ जोड़ते हुए दिख रहे हैं। इसी दौरान जब बहुत देर तक वे हाथ जोड़े रहे तो फिर बगल में बैठे मंत्री विजेंद्र यादव ने उनके हाथ को रोका और सीधे नीचे कर दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों,
बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा परिणाम का इंतजार अब जल्द ही समाप्त हो सकता है। संभावना है कि ये आज या फिर कल जारी हो सकता है, किसी भी समय जारी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले वर्षों में मार्च के आखिरी सप्ताह में नतीजा जारी किए गए थे। लास्ट ईयर यानी कि 2024 में रिजल्ट 31 मार्च को रिलीज कर दिया गया था। हालांकि इस साल इस तिथि पर ईद का त्यौहार संभावित है और फिर इसके चलते छुट्टी हो सकता है, इसलिए संभावना है कि परिणाम आज या फिर कल ही जारी कर दिया जाए। हालांकि सटीक डेट की जांच करने के लिए परीक्षार्थियों को बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड परीक्षा रिजल्ट की जांच करने के लिए परीक्षार्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर, रोल कोड और फिर डिटेल्स एंटर करनी होगी। इसके बाद नतीजा स्क्रीन पर आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। दोस्तों, बर्ड फ्लू के लेकर के लोगों में दहशत है और लोग चिकन और अंडा खाना छोड़ दिए हैं। इस स्थिति को देखते हुए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी तरीके से पके हुए चिकन और अंडे खाना पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि निर्धारित तापमान पर पकने के बाद बर्ड फ्लू का कोई खतरा नहीं रहता है। जी हाँ, भारतीय खाना बनाने की शैली में आमतौर पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर खाना पकाया जाता है, जिससे वायरस समाप्त हो जाता है। वहीं पर WHO ने बर्ड फ्लू के दौरान पोल्ट्री उत्पादों का सेवन सुरक्षित बताया है, जब बशर्ते पकाने की प्रक्रिया में सभी सावधानियां बरती जाए। वहीं पर कच्चे और अधपक्के चिकन अंडे से बचें। जब कच्चा और फिर अधपका चिकन या फिर अंडा खाने से आप बिल्कुल बचें। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे बर्ड फ्लू को लेकर के किसी प्रकार की अफवाहों से बचें और फिर सरकारी दिशा निर्देश का पालन करें। दोस्तों, किशनगंज में दिन दहाड़े महिला के गले से चैन छीनी गई है, जब बाइक सवार बदमाशों की करतूत का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आपको बता दूं कि किशनगंज में चोरी और लूटपाट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को शहर के तेघड़िया इलाके में दिन दहाड़े 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चैन छीन ली और मौके से फरार हो गए। ये घटना सदर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 की है। चैन स्नैचिंग की ये पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद इसके आधार पर पुलिस अब जांच शुरू कर दी है। आपको बता दो कि घटना को लेकर के पीड़ित महिला के बेटे आनंद सिंगल ने बताया है कि उनकी मां सरोज देवी बुधवार दोपहर अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठी थी, तभी 2 अज्ञात युवक बाइक से वहां पर पहुंचे और फिर उनसे बातचीत करने लगे। जब पहले तो उन्होंने कुछ पता पूछने का बहाना बनाया, या फिर अचानक उनके गले पर झपट्टा मार करके सोने की चैन छीन ली और फिर तेज रफ्तार में वहां से फरार हो गए। ये सब कुछ चंद सेकंड में हुआ है, जिससे महिला को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। पर घटना के तुरंत बाद सरोज देवी ने अपने परिवार को सूचना दी। यह परिजन बदमाशों की तलाश में निकले, लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद उन्होंने आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी, जिससे पूरी घटना स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो गई थी। सीसीटीवी में दिख रहा है कि बदमाश बाइक से आए, बातचीत की और फिर झटके में चैन छीन करके भाग निकले। पीड़िता के बेटे आनंद सिंगल ने बताया है कि घटना के बाद उनकी मां बहुत डर गई है और फिर घर से बाहर निकलने में भी घबरा रही है। दिन दहाड़े इस तरह की वारदात से इलाके के लोग भी सहमे हुए हैं। वहीं पर घटना की सूचना मिलने के बाद टाउन थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि किशनगंज में इस तरह की वारदातें लगातार बढ़ रही है, लेकिन अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने से वे बेखौफ हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की घटना को गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। दोस्तों, ईद का त्यौहार बस आने ही वाले हैं। इसको लेकर के पूरे बाजार गर्म है, यानी कि चारों तरफ खरीदारी ही खरीदारी हो रही है। जहां भी आप देखते होंगे चारों तरफ सवैयां, कपड़े की खरीदारी हो रही है। आपको बता दूं कि ईद के त्यौहार को लेकर के किशनगंज के बाजारों में खरीदारी का माहौल गर्म है। जब शहर और ग्रामीण इलाकों से भारी संख्या में लोग बाजारों में उमड़ रहे हैं। दिन में ग्रामीण क्षेत्रों में के लोग खरीदारी कर रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के लोग शाम के समय बाजारों में पहुंच रहे हैं। वहीं पर किशनगंज के गांधी चौक, नेमचंद रोड, भगत टोली रोड, फल चौक, गुदरी बाजार और चांदनी चौक जैसे प्रमुख बाजारों में शहर खरीदारों की भारी भीड़ देखी जा रही है। रेडीमेड कपड़ों की दुकानों में कुर्ता
कुर्ता पाजामा की मांग सबसे ज्यादा देखी जाती है, जब बच्चों और फिर युवाओं में रंगीन टोपियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। महिलाओं में मुंबई और फिर दिल्ली स्टाइल के सलवार सूट की मांग बढ़ी है, जब फुटवेयर, कंगन, इत्र और फिर अन्य सजावटी सामान की दुकानों पर भी अच्छी बिक्री हो रही है। वहीं पर त्योहारी खरीदारी के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बाजारों में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन द्वारा मुख्य चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। यातायात निरीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष चौकसी बरती जा रही है। ई रिक्शा के लिए वन वे सिस्टम लागू किया गया है ताकि जाम की समस्या न हो। वहीं पर बाजारों में पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने से परेशानी बढ़ रही है। लोग अपने 2 पहिया और फिर 4 पहिया वाहन सड़क किनारे खड़े कर रहे हैं, जिससे सड़कों पर जगह जगह जाम लग जाती है और फिर यातायात बाधित हो रहा है। इसके अलावा दुकानदारों के साथ साथ फुटपाथ पर छोटे विक्रेताओं की दुकानें भी लग गई है, जिससे बाजारों में भीड़ और अधिक बढ़ गई है। जब पुलिस प्रशासन ने संभावित भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बाजारों में गश्त की जा रही है। ईद को देखते हुए दुकानदारों और फिर ग्राहकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बाजारों में चहल पहल और रौनक अगले कुछ दिनों तक बनी रहेगी। दोस्तों, बिहार के किशनगंज जिले का नाम एक बार फिर से आपराधिक मामले में सामने आया है। इस बार किशनगंज के 5 युवक दिल्ली में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज इलाके में छापेमारी करके 23 महिलाओं को मुक्त कराया है, जिनमें 3 नाबालिग और 10 नेपाली महिलाएं भी शामिल है। यह किशनगंज बिहार का सीमावर्ती जिला है, जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल और फिर नेपाल से लगती है। ये इलाका तस्करी और अवैध गतिविधियों के लिए संवेदनशील माना जाता है। कई बार यहाँ के युवक नेपाल, बंगाल और अन्य राज्यों से महिलाओं को बहला फुसला करके दिल्ली और फिर अन्य बड़े शहरों में बेचने या फिर जबरन वेश्यावृत्ति में धकेलने के मामले में पकड़े जा चुके हैं। इस बार भी किशनगंज के 5 युवक इसी अपराध में लिप्त पाए गए हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज इलाके में चल रहे एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस अभियान में 23 महिलाओं को बचाया गया है, जिनमें 3 नाबालिग और 10 नेपाली महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने किशनगंज के 5 आरोपियों को समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब सवाल है कि अपराध कैसे करते थे। तो आपको बता दूं कि आरोपी महिलाओं को नौकरी और फिर अच्छी जिंदगी का झांसा देकर के दिल्ली लाते थे, फिर उन्हें धोखे से वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल देते थे। महिलाओं को पहाड़गंज के होटलों और फिर किराए के कमरे में रखा जाता था, वहां से ग्राहकों के पास भेजा जाता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां पर लड़कियों की खरीद फरोख्त की जा रही है। वहीं पर दिल्ली पुलिस ने इस रैकेट को पकड़ने के लिए पहाड़गंज पुलिस स्टेशन, शारदानंद मार्ग और फिर हिम्मतगढ़ पुलिस चौकी की टीमों के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाया। वहीं पर पुलिस ने फर्जी ग्राहक भेज करके सच्चाई का पता लगाया। अवैध गतिविधियों की पुष्टि होने के बाद कई होटलों में छापेमारी की गई। वहीं पर 23 महिलाओं को बचाया गया और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान के बारे में बात की जाए तो नुरशेद आलम, मोहम्मद राहुल आलम, तौसीफ, समीम आलम, मोहम्मद जरूल, अब्दुल मन्नान, मोनिस। जी हाँ, आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार महिलाओं को पहाड़गंज मुख्य बाजार क्षेत्र के एक कमरे में रखा जाता था, वहां से उन्हें अलग अलग होटलों में भेजा जाता था। यह धंधा गुप्त रूप से कई दिनों से चल रहा था। वहीं पर एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि हमने गुप्त सूचना के आधार पर ऑपरेशन चलाया और मानव तस्करी से जुड़े हुए इस गिरोह का भंडाफोड़ किया। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच जारी है और फिर अन्य शामिल लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं पर गिरफ्तार आरोपियों पर मानव तस्करी और फिर जबरन वेश्यावृत्ति से संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। जब पुलिस अब इस गिरोह के नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि अन्य दोषियों तक पहुंचा जा सके।